हाँ ठीक है सर। सेपरेट लीगल एंटिटी। There are distinctive features between different forms of organizations, and the most striking feature in the company form of organization vis-a-vis the other forms of business organizations is that it acquires a unique character of being a separate legal entity. In स्टॉप। other words, when a company स्टॉप। क्या बोल रहा है ये फर्स्ट लाइन? ये बोल रहा है कि सर कंपनी और दूसरे फॉर्मेट्स जो है ना, जैसे कि पार्टनरशिप, उसमें यही सबसे बड़ा डिफरेंस है क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी। कि कंपनी सेपरेट हो जाती है अपने बनाने वालों से, जबकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स एंड दी पार्टनरशिप आर कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम। पार्टनरशिप अपना पैसा नहीं चुका पा रही है तो पार्टनर्स कोई अलग तो है नहीं, इनको बोलेंगे घर से पैसा लाओ भाई। ठीक है, तो ये कंपनी और दूसरे फॉर्मेट्स को डिफरेंशिएट करने वाला प्राइमरी फैक्टर है क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी। आगे बढ़। In other words, when a company is registered, it is clothed with a legal personality. It comes to have almost the same rights and powers as a human being. Its existence is distinct and separate from that of its members. A company can own property, have a bank account, raise loans, incur liabilities, and enter into contracts. ठीक है सर। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड, जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं और रजिस्टर करते हैं, किसके साथ में करते हैं? मैंने बताया था रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में करते हैं, आरओसी के साथ में करते हैं। ठीक है, सो इट इज क्लोथ्ड विद अ लीगल पर्सनालिटी। इसको ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं जैसे कोई ये लीगल पर्सन हो। ठीक है भाई साहब और बहन इधर ध्यान दो। ये जो अकेला सेंटेंस है ना, अ कंपनी इज क्लॉथड विद अ लीगल पर्सनालिटी, इसको एग्जाम में छाप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अ कंपनी इज अ पर्सन विच हैज बीन क्लॉथड विद अ लीगल पर्सनालिटी। तो आपको आंसर बोलना है यस। उसको बोलेंगे कमेंट करो इस स्टेटमेंट पे सही है नहीं है, कि हाँ सर बिल्कुल सही है। कौन सा पॉइंट डिस्कस करना है? सेपरेट लीगल एंटिटी वाला एक तो पॉइंट डिस्कस करना है। यस सर, वो पर्सन सेपरेट बन जाता है। नंबर दो, वो पर्सन एक जैसे ह्यूमन बीइंग नेचुरल पर्सन होता है ना, वैसे ही ये आर्टिफिशियल पर्सन के पास में भी राइट्स आ जाते हैं। बैंक अकाउंट खोलना, अपना एसेट्स अपने नाम पे खरीदना, लाइबिलिटीज अपने नाम पे देना, स्यू करना और स्यू कर अपने ऊपर करवा लेना, वो सारी की सारी इनके ऊपर खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट बना लेना। तो जो एक नेचुरल पर्सन जो जो काम कर सकता है, वही ये आर्टिफिशियल पर्सन सारे काम कर सकता है, एक्सेप्ट बारिंग अ फ्यू, कुछ को छोड़ के। किसको? अब जैसे यार नेचुरल पर्सन तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स भी बना सकता है, मैरिज एग्रीमेंट्स भी, क्या आर्टिफिशियल पर्सन मैरिज कर सकता है? नहीं सर, मैरिज नहीं कर सकता। नेचुरल पर्सन को जेल में डाल सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन को जेल में डाल सकते हैं क्या? नहीं सर। किसको हवा में से उठा के जेल में डालोगे? इसकी कोई एग्जिस्टेंस एज इन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस है इसकी। ठीक है, तो बारिंग द फ्यू, जो जो एक ह्यूमन बीइंग एक नेचुरल पर्सन के राइट्स और पावर्स होते हैं, वो सारे के सारे इसको भी मिलते हैं। कौन से अकाउंट खुलाना, ये वो सब समझा चुका हूं। इसलिए अ कंपनी इज क्लोथ्ड विद अ लीगल पर्सनालिटी इज एब्सोल्युटली राइट। क्या ऐसा समझा लोगे? यस सर, समझा लेंगे। ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम की लाइन है। आगे पढ़ भाई। एक मिनट। हाँ आगे बढ़। It is at law a person which is different from the subscribers to the memorandum of association. Its personality is distinct and separate from the personality of those who compose it. जिन्होंने इसको बनाया है उससे अलग पर्सन है, नंबर वन। नंबर टू, इट इज एट लॉ अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब समझो सर, एक कंपनी जब बनाते हैं ना, तो उसके दो डॉक्यूमेंट साथ में बना के रजिस्ट्रार के पास में डिपॉजिट करने पड़ते हैं। एक का नाम होता है एमओए, एक का नाम होता है एओए। नाम सुना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? सबने सुना है या कोई ऐसा है जिसने नहीं सुना है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जिया जैन, तेरे चेहरे से मैं क्या समझू, सुना है या नहीं सुना है? समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। सुना है, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो चार्टर डॉक्यूमेंट है। चार्टर डॉक्यूमेंट का मतलब होता है वो कानून है इस कंपनी का, जो इस कंपनी पे लागू होगा। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एक तरीके से चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है। मेन चार्टर डॉक्यूमेंट क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैं जो बात बोलता हूं ना, उसका कोई ना कोई मतलब होता है। एक्सप्लेन
दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ चार्टर डॉक्यूमेंट। तो अब समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं। हाँ सर, वो डॉक्यूमेंट जिसमें इस कंपनी से संबंधित ये कंपनी किन कानूनों पे चलेगी वो इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉजेज होते हैं, कुछ मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। नेम क्लॉज, कि इस कंपनी का नाम ये होगा जो एमओए के नेम क्लॉज में लिखा हुआ है, ठीक है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ये इस कंपनी का ऑफिस मुंबई शहर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट में है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ठीक है। ये कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज, कि ये कंपनी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और उससे रिलेटेड काम करने को बनी है। तो अब समझना, ऑब्जेक्ट क्लॉज, इस कंपनी को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और वो उससे संबंधित काम कर सकती है। यही कल को XYZ प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर ए के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, किस चीज के लिए, टॉयज ट्रेडिंग के लिए। तो क्या ये ऑब्जेक्ट क्लॉज के हिसाब से सही कॉन्ट्रैक्ट बना रही है? नहीं सर, ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो इस कंपनी को केवल सीमेंट ट्रेडिंग करना अलाउ किया गया है, तो ये टॉयज ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकती है जब तक कि ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करके उसमें टॉयज ट्रेडिंग नहीं डाल दिया जाए। तो सर इस कंपनी के नियम या कानून कहाँ लिखे हुए हैं? सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब जब कोई कंपनी में मेंबर बनता है, या जब भी कंपनी पहली बार बनाता है, या जब भी उसमें मेंबर बनता है, तो सर एमओए में एक क्लॉज होता है, जैसे नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, वैसे एक सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है। सब्सक्रिप्शन या एसोसिएशन क्लॉज, कुछ भी बोल लो, सब्सक्रिप्शन या एसोसिएशन क्लॉज, उसमें क्या दिया हुआ होता है? ये मिस्टर 1 है, मिस्टर 2 है, मिस्टर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इनका नाम ये है, इन्होंने इतने शेयर्स इस कंपनी में हेल्ड कर रखे हैं, और सामने उनके सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है। तो दे आर सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स ऑन दिस नेम्स एंड सिग्नेचर्स ऑन दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सब्सक्राइब करना यानी कि हाँ, उसके ऊपर साइन कर देना। तो सर दे आर सब्सक्राइबिंग, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन? जो उस कंपनी में मेंबर्स हैं, या प्रमोटर्स हैं, या मेंबर्स हैं, दे आर सब्सक्राइबिंग देयर सिग्नेचर्स एंड नेम ऑन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि एमओए में लिखी हुई सारी बात हम मानते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? who are subscribers to memorandum? yes। तो सर कंपनीज एक्ट में या कंपनी लॉ में, इट इज एट लॉ, इट मतलब कंपनी एट लॉ इज अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस कंपनी को बनाने वाले लोग जिन्होंने अपना नाम सब्सक्राइब किया है एमओए पे, उनसे अलग है कंपनी या नहीं, वही तो मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ। यस सर, its personality is distinct and separate from the personality of those people who have composed it, जिन्होंने इसको बनाया। आ गया समझ में? यस सर, आगे पढ़। Even members can contract with company, acquire right against it or incur liability to it. For the debts of the company, only its creditors can sue it and not its members. देखो, A company's रुक जा। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। अब मान लो कुछ ऐसा आ गया, ये कंपनी है और ये मेंबर्स तो सेपरेट लीगल पर्सन है, तो सर ये मेंबर्स भी कंपनी के साथ में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, ठीक है सर, बन सकता है। मान लो कोई सप्लाई करना है, कुछ टिम्बर वगैरह कुछ सप्लाई करना है, या कोई काम की चीज सप्लाई करनी है, तो वो चूंकि दो सेपरेट जने हैं ना, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। क्या सुनने में अजीब नहीं लगेगा कि जिया वोरा ने जिया वोरा से ही एग्रीमेंट बना लिया है? एक आदमी खुद के साथ में एग्रीमेंट बना सकता है या कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है क्या? नहीं सर, एटलीस्ट 2 पीपल आर रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये जो लाइन बोल रही है कि कंपनी के साथ में मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, इसका मतलब ये निकाल सकते हैं क्या अपन कि ये सेपरेट और ये सेपरेट पर्सन है और ये सेपरेट पर्सन है, तभी तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। एनालॉगी समझ में आई रे? एनालॉगी समझ में आई? दिशी अग्रवाल, दर्श जैन, कविश, जिया जैन। ये सर, क्या जिया जैन खुद से ही आज मैं खुद से एग्रीमेंट करती हूँ कि मैं सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करूंगी? हाँ तू कर ले, लेकिन तू है ना, फॉर्मल टर्म्स में ऐसा नहीं कि आज मैंने खुद से एग्रीमेंट बनाया कि मैं अपनी जेब से 500 रुपये निकालूंगी और खुद की दूसरी जेब में डालूंगी, कि मैं ही पेमेंट करने वाली और मैं ही पेमेंट रिसीव करने वाली। क्या इसका कोई मतलब है? नहीं सर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं। कम से कम 2 जने चाहिए होते हैं। तो ये लास्ट लाइन बोल रही है कि जब ये दोनों सेपरेट हैं तो फिर ये आपस में एग्रीमेंट बना सकते हैं, क्योंकि ये 2 सेपरेट लोग हैं, कंपनी बनाने वाले और कंपनी, ठीक है सर।
यस सर। नेक्स्ट कि सर जब कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे मान लो, तो उसमें कंपनी के भी कुछ राइट्स होंगे और ये जो मेंबर्स हैं इनके भी कुछ राइट्स होंगे, कंपनी के भी राइट्स होंगे। यस सर। इनके भी कुछ राइट्स होंगे, कंपनी की भी कुछ ड्यूटीज होंगी, इनकी भी कुछ ड्यूटीज होंगी। यस सर। तो ये नॉर्मल बात है, ठीक है। दे कैन एक्वायर राइट अगेंस्ट इट और इनकर लाइबिलिटी टू इट, ठीक है, ये हो सकता है। कैसे, एक एग्जांपल देखो। मान लो इन्होंने कंपनी के शेयर सब्सक्राइब किए और 10 रुपए वाला शेयर है। तुम लोगों ने अकाउंटेंसी में पढ़ा ही होगा कि सर अलॉटमेंट के टाइम 2 रुपए मंगाए, फर्स्ट कॉल के टाइम 4 रुपए मंगाए, कि सर टोटल कितने रुपए अभी तक कंपनी ने मंगा लिए, कि सर 6 रुपए मंगा लिए। तो क्या ये एक एक जना एक एक शेयर जो इनके पास में है, प्रति शेयर बचे हुए 4 रुपए देने के लिए अभी भी लायबल होगा कंपनी के? ये कंपनी का राइट है ये 4 रुपए मंगाने का, और ये इनकी ड्यूटी है या नहीं है? यस सर। तो सर कंपनी के भी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी, इन लोगों के भी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे। यस सर। ड्यूटी अपन ने समझ ली, राइट समझते हैं। मान लो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। डिविडेंड समझते हो ना, शेयर्स में इनकम जो आपके साथ में हम कंपनी अपनी शेयर करती है, शेयर जितने शेयर्स हैं उस हिसाब से। तो कंपनी ने प्रति शेयर 10 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया या 15 रुपए का कर दिया। तो सर एक बार कंपनी ने यदि डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो वो इन लोग का राइट्स होगा लेने का? हाँ सर, कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया तो फिर अब हमारा राइट है। डिक्लेयर नहीं किया तो हम नहीं मांग सकते, डिक्लेयर कर दिया अब तो उसको देना ही पड़ेगा उनका राइट। तो सर दोनों पार्टीज की कुछ ना कुछ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट राइट्स एंड लायबिलिटीज होती है। For debts of the company, only its creditors can sue it and not its members. कंपनी के जो भी उधार हैं, only its creditors can sue it and not its members। देखो ये लाइन थोड़ी सी, मैं कह रहा हूं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से फॉर्म करना चाहिए था। ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है इसका जो आना चाहिए। फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन बी स्यूड होना चाहिए, कैन स्यू इट, ठीक है, एंड इट्स मेंबर्स कैन नॉट बी स्यूड, ये होना चाहिए था एक्चुअल लाइन का मतलब जो मैं आपको बताता हूं। कंपनी के एसेट्स है 10 लाख की, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी हो गई 12 लाख की। तो इस बचे हुए 2 लाख रुपए के लिए क्रेडिटर जो है वो कंपनी पे स्यू करेंगे? क्या इसके मेंबर्स जिन्होंने इसको बनाया उनके ऊपर स्यू कर सकते हैं क्या कि कंपनी 2 लाख रुपए नहीं चुका पा रही, आप चुकाओ? नहीं सर। फॉर डेट्स ऑफ द कंपनी इट्स क्रेडिटर्स कैन स्यू इट बट इट्स क्रेडिटर्स कैन नॉट स्यू इट मेंबर्स। इसका एक्चुअल मीनिंग ये है क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी की है, सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा अपने को मिलना चाहिए। आया जिया बोरा समझ में? यस सर, है ना? ठीक है। हाँ। किसी को कोई भी तकलीफ हो, जो नए बच्चे हैं किसी को कोई भी तकलीफ हो पूछ लेना, सर नहीं रुकेंगे। सर को कई बार पता नहीं पड़ता है कि नए बच्चे को या पुराने बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। तो तुम्हारा धर्म है अपना ये जूम पे, फोटो में नहीं, फोटो में ऐसे हैंड मत रेस करना, जूम वाला हैंड रेस होता है ना वो करना और अपना डाउट पूछ लेना। और शर्म मत करना क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लाइन पढ़ गई। A company is capable of owning, enjoying, and disposing of property in its own name. Although the capital and assets are contributed by the shareholders, the company becomes the owner of its capital and assets. The shareholders are not the private or joint owners of the company's property. ये बहुत बड़ी लाइन है। द शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी तो कंपनी की रहेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस कंपनी में मेरे पैसे लगे हुए हैं तो इस कंपनी के एसेट्स के हम 5-7 जनों ने मिलके इस कंपनी को चालू किया है तो इस कंपनी की एसेट्स भी जॉइंटली हम लोगों की है। आप ये बोल ही नहीं सकते। नहीं, ये उस सेपरेट पर्सन की है। आपने जो पैसा लगाया है वो कंपनी का हो गया है। Although the capital and assets are contributed by the shareholders, the company becomes the owner of its capitals and asset and shareholders मात्र इस बात में ये नहीं बोल सकते कि वो हमारे पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी है तो हम सब उसके जॉइंट ओनर्स हैं। नहीं, वो कंपनी की प्रॉपर्टी है। द शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज दिन तक इस पे इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन नहीं आया है। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ जाएगा। द शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। ठीक है। एक्सप्लेन, कमेंट तो समझा लोगे। सेपरेट लीगल एंटिटी वाली बात करी जा रही है। द शेयर होल्डर्स आर नॉट द जॉइंट ओनर्स, यस इट इज ट्रू एंड राइट। और उसके ऊपर
एक और केस आता है मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 1925 का केस है। केस का साल याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, केस का नाम जरूर याद रखना और केस का कंसेप्ट जरूर याद रखना। इस केस में क्या कंसेप्ट डिस्कस हुआ? अ मेंबर ऑफ अ कंपनी does not even have an insurable interest in the property of the company. We are using the word member and shareholder interchangeably as far as a company is concerned. मैं कभी बोलूं कंपनी में शेयर होल्डर है या कंपनी में मेंबर है तो उसको एक ही बात मान के चलना, जब तक कि कुछ अलग बात नहीं होगी तो मैं वो अलग समझा दूंगा, ठीक है। तो ये केस जो है उसका नाम है मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये क्या बोलता है? मैंने अभी आपको बोला था ना भैया अपनी लिस्ट बनाना चालू कर दो। सीरियल नंबर पहला सलोमन वर्सेस सोलोमन, ठीक है, कंपनीज एक्ट का क्या बोलता है एक लाइन में, वैसे ही आपके पास में दूसरा केस आ गया। क्या आ गया? मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, कंपनीज एक्ट का केस क्या बोलता है? अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। आओ समझाता हूं, ये लिख लेना, नोट कर लेना, जब आज की क्लास खत्म हो ना तो ये लिस्ट आज से ही बननी चालू हो जानी चाहिए, एक भी जना पीछे नहीं छूटेगा। कविश, यस सर। है ना, काम दे रहा हूं, मिल जाना चाहिए कल तक। सबकी फोटो खींच के ग्रुप पे डाल देना, जितने केस अपन पढ़ते जाएं डेली उसमें जैसे ऐड हो ग्रुप पे फोटो डाल देना। समझ में आ गई बात कि सर ये रही मेरी लिस्ट? ओके, सबके पास में सबको एक काम दे रहा हूं। क्या? एक तो केस लॉ की लिस्ट में रोज जो भी एडिशन होता है वो ऐड करके डालोगे, और एक और काम दे रहा हूं, जो भी रोज पढ़ा रहा हूं उसकी समरी फोटो खींच के मिल जानी चाहिए मेरे को। जैसे कल पढ़ाया था कंपनी का मतलब क्या, एसीपीसीएस, कंपनी का मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या, ये। तीसरी बात क्या पढ़ाई थी? सोलोमन वर्सेस सोलोमन। और आज क्या पढ़ा रहा हूं? मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस। तो सर ये शॉर्ट नोट्स है ना, ये रोज मेरे को मिल जाने चाहिए, तब तो मानूंगा तुमने पढ़ाई करी, अदरवाइज कैसे मानूं कि तुमने पढ़ाई करी, ठीक है। जिया वोरा कह रही है ओखली में सर दे दिया है मैंने, अब मूसल तो पढ़ेंगे ही। ओखली में मतलब समझती है जिया? है? ओखली मतलब समझती है? नहीं समझती है तो समझो। ओखली वो चीज है जब मिक्सीज नहीं हुआ करती थी तो मिर्चियां इसमें डालते थे और ऊपर से डंडे मार मार के इसको पीसते थे, पाउडर बनाते थे। तब उसने सिर इसमें डाल दिया है तो ऊपर से डंडे तो पड़ेंगे ही। ओखली में सर डाल दिया तो मूसड़ से मत डरना। बात समझ में आ गई? आके पढ़ेंगे रोज रोज, ठीक है। चलो, ऊ आ ई ऊ मत करना, करो तो भी मेरे तक मत आने देना, कर लेना अपने अंदर ही अंदर। चलो नेक्स्ट। तो सर मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है? मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी, सबसे पहले तो समझो अश्योरेंस कंपनी। तुमने सुना है ना इंश्योरेंस कंपनी, सुनी होंगी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो